बैटल ऑफ बक्सर ये हुआ था बैटल ऑफ प्लासी के बाद। क्यों हुआ? ये एक बैटल ऑफ बक्सर एक रिजल्ट था किसका? बैटल ऑफ प्लासी का। आप ये कह सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट था बैटल ऑफ बक्सर। अगर बैटल ऑफ प्लासी नहीं होता तो बैटल ऑफ बक्सर भी नहीं होता। Abolition of internal duties was considered by the British as violation of their special right and privileges. मैंने आपको बताया था मीर कासिम ने क्या किया था कि इंटरनल ट्रेडिंग की जो ड्यूटी थी वो क्या कर दी थी? हटा दी थी। 9th क्वेश्चन था ये। What did Mir Qasim do to provide equal trade conditions for Indian and British traders? उसने क्या किया था? इंटरनल जो ट्रेडिंग ड्यूटी थी वो हटा दी थी उसने। ठीक है, जिससे क्योंकि ब्रिटिश ट्रेडर से वो ड्यूटी ले नहीं सकता था तो इंडियन ट्रेडर से क्यों ले? दोनों बराबर है, उसके लिए खुद के देश के लिए देश के पहले थे तो उसने दोनों के लिए हटा दी। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि ये जो अबोलिशन किया गया है इंटरनल ड्यूटीज का ब्रिटिश के द्वारा, ये एक तरीके से वायलेशन है, एक तरीके से अवमानना है ऑफ देयर स्पेशल राइट एंड प्रिविलेज, जो उनको विशेष अधिकार दिया गया था। भाई आप बिना, क्योंकि नुकसान किसका होना था? वो अंग्रेजों का हो गया, क्योंकि जो हमारा भारतीय जो ट्रेड था उसके ऊपर ड्यूटी टैक्स लग करके महंगा हो जाता था। वो टैक्स कम होने से, टैक्स नहीं होने से क्या हुआ? वो खत्म हो गया। ठीक है ना? दिस लेड ए सीज ऑफ बैटल्स बिटवीन ब्रिटिश एंड मीर कासिम इन 1763, और इस कारण से 1763 में मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में कई युद्ध हुए। ठीक है, आफ्टर सक्सेसिव डिफीट्स एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, बार बार ब्रिटिश के द्वारा क्या हुआ? वो हार गया। मीर कासिम फ्लैड टू अवध, मीर कासिम भाग गया अवध। देयर वहां ही फॉर्म्ड ए कन्फेडरेसी विद शाह आलम टू, उसने एक संधि बनाई, एक संधि की शाह आलम टू से, द मुगल एम्परर एंड सुजाउद्दौला। वो हमने पढ़ा था सिराजुद्दौला, जो आपका बैटल ऑफ प्लासी के दौरान जो मतलब राजा थे वो थे सिराजुद्दौला, और ये क्या है आपका? सुजाउद्दौला। ठीक है, नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्परर शाह आलम टू और अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उन दोनों के साथ उसने एक ट्रीटी, एक संधि की। इवन देयर कंबाइंड फोर्स, अब वो मिलकर के क्या किया? उन्होंने अंग्रेजों पे आक्रमण कर दिया। इवन देयर कंबाइंड फोर्स वर बैडली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर इन वेस्टर्न बिहार ऑन 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ बिहार के बक्सर नामक जगह पे, और उसमें इन दोनों की मिलकर के जो सेना थी, अवध के नवाब की, सुजाउद्दौला की, और मुगल एम्परर शाह आलम टू की, उन्होंने आक्रमण किया अंग्रेजों पे, लेकिन फिर भी वो हार गए। दिस लेड टू द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765, और इससे क्या हुआ? एक ट्रीटी, एक संधि हुई 1765 में, इलाहाबाद की संधि के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये इलाहाबाद की संधि बड़ी खतरनाक संधि थी। इसने एक तरीके से आप कह सकते हो पेविंग कर दी, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास एक आप कह सकते हैं मिलिट्री पावर आ गई उनके पास में। कैसी आई वो आपको बताता हूं अभी। ठीक है, तो ये था बैटल ऑफ बक्सर। क्यों हुआ इसका रीजन? बैटल ऑफ बक्सर का रीजन क्या है कि मीर कासिम ने इंटरनल ट्रेड ड्यूटी जो थी वो सबके लिए हटा दी थी। मीर कासिम अबोलाइज्ड all duties on internal trade for Indian and British traders. This is the reason of main reason of Battle of Buxar. अंग्रेजों ने इसे अपना अपमान माना। ठीक है, और उसके बाद 1763 में उसके साथ की लड़ाइयां हुई अंग्रेजों के साथ, लेकिन अंत में वो भाग गया हार करके अवध का जो नवाब थे सुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम टू, उन दोनों की सेना को मिला करके जब उन्होंने युद्ध किया तो भी वो हार गए, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई थी। 1764 22 अक्टूबर को ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। अब इसके क्या क्या रिजल्ट थे? बैटल ऑफ बक्सर के रिजल्ट क्या क्या थे? ये दोनों जो युद्ध है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव लेके आए थे दोनों। बैटल ऑफ बक्सर वाज ए डिसिसिव वन,
बहुत बड़ा था। इट कंप्लीटेड द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। इसने बैटल ऑफ प्लासी का जो बचा हुआ काम था वो पूरा कर दिया। क्या क्या? रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल फॉर द सेकंड टाइम इन 1765। दूसरी बार 1765 में बंगाल के गवर्नर बन गए कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ही कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बाय विच नवाब सुजाउद्दौला was forced to pay a war indemnity of 50 lakh rupees to the company, and Awadh, with the exception of Kara and Allahabad, was restored to him. देखो, रॉबर्ट क्लाइव जो थे बंगाल के गवर्नर बन गए 1765 में दूसरी बार। पहली बार कहाँ बने थे वो? 1757 में। ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ इलाहाबाद के नवाब और अंग्रेजों के बीच में। इसके द्वारा नवाब सिराजुद्दौला था, उनको 50 लाख रुपए देने पड़े कंपनी को और अवध देना पड़ा। ठीक है। लेकिन उसमें इलाहाबाद और कारा, ये दो डिस्ट्रिक्ट जो थे वो उसके पास छोड़ दिए गए। बाकी अवध जो है उनके पास आ गया। किसके पास? अंग्रेजों के पास। शाह आलम द फिगर हेड ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का एक नाम मात्र का जो राजा था शाह आलम, गोट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारा एंड इलाहाबाद। उसे कारा और इलाहाबाद दिया गया। ही वॉज ऑल्सो ग्रांटेड एन एनुअल सब्सिडी ऑफ 26 लाख रुपीज। उसे 26 लाख रुपए की क्या दे दी गई? पेंशन दे दी गई। दस ही बिकेम द पेंशन ऑफ द कंपनी। उसका सारा राज्य था जो था शाह आलम का, अंग्रेजों ने हथिया लिया, उसको पेंशनर बना दिया। 26 लाख रुपए साल की उसे पेंशन देने लग गए और बाकी का खुद कमाने लगे। इन रिटर्न ऑफ दीज कंसेशन ही फॉर्मली ग्रांटेड टू द कंपनी द दीवानी। और इन सब के बदले में शाह आलम ने क्या दे दिया उनको? दीवानी दे दी। दीवानी मीन्स राइट टू कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, लगान वसूली करने का अधिकार दे दिया। बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों स्टेटों से दीवानी कलेक्शन करने का। पहले तो सिर्फ उनके पास क्या थी? 24 परगने थे कलकत्ता के। बैटल ऑफ प्लासी में तो के दौरान तो कलकत्ता के 24 परगने ही थे उनके पास दीवानी के लिए। और अब उनके पास पूरा बंगाल आ गया, पूरा बिहार आ गया और पूरा उड़ीसा आ गया दीवानी करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, henceforth the company was to collect revenue from these provinces। अब कंपनी जो थी वो क्या करने लग गई? इन प्रोविनेंसेस से रिवेन्यू कलेक्ट करने लगी। ठीक है। ये पहला, दूसरा मतलब रिजल्ट था इसका। तीसरा, दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वेस्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब दीवानी की वजह से उन्होंने क्या किया? अब उनके पास पूरा एक छत्र अधिकार हो गया बंगाल के जो बहुत ज्यादा मतलब नेचुरल रिसोर्सेज थे उसमें। अब वो अपनी मर्जी से बंगाल के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, चाहे वो फॉरेस्ट हो, कोल माइंस हो, ठीक है, वहां की जमीन हो, उन सब का अपने मर्जी से यूज करने लगे। दिस सॉल्व ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी। इससे क्या हुआ? कंपनी की बहुत बड़ी समस्या सुलझ गई। कैसे? सो फॉर द कंपनी कुड ओनली बाई इंडियन गुड्स विद गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, बिकॉज एट दैट टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड टू सेल इन इंडिया। उस वक्त भारत में उनका कोई भी सामान नहीं बिका करता था उस वक्त तक, क्योंकि अभी वो ट्रेडर कर रहे थे। अब वो क्या करने लगे? इंडियन गुड्स खरीदने लगे वो गोल्ड और सिल्वर से। और ये गोल्ड और सिल्वर कहां से लाते थे? वो ब्रिटेन से। बट दिस दीवानी, अब इस दीवानी की वजह से क्या हुआ? द रिवेन्यू फ्रॉम बंगाल कुड बी यूज्ड फॉर अदर वर्क्स एंड एक्सपेंसेस। पहले तो वो लोग सामान खरीदते थे, भारत का सामान खरीदते थे, सोना और चांदी वहां से ब्रिटेन से लाते थे और उससे खरीदते थे। लेकिन दीवानी आने से क्या हुआ? भारत का पैसा ही उनके जेब में जाने लगा। भारत की जो जमीनें थी उनका लगान का पैसा, रिवेन्यू का पैसा उनकी पॉकेट में जाने लगा और वो लोग भारत के पैसे से ही भारत का सामान खरीदने लगे। अब उन्हें ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर जो है वो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। These revenue could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintaining company troops, and meet the cost of building forts and offices at Calcutta। अब जो रिवेन्यू कलेक्शन उनके पास होता था उसको किस किस में खर्च करते थे? वो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा। पहला, परचेजिंग कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, परचेजिंग
कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया। दूसरा, कंपनी ट्रूप्स को मेंटेन करने, ट्रूप्स मानी क्या होता है, सैन्य टुकड़ी, सेना, कंपनी की खुद की सेना वो मेंटेन करने लगे। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फोर्ट्स। तीसरा, फोर्ट्स किले बनाने के अंदर उसका यूज करने लगे और ऑफिस बनाने में उनका यूज करने लगे कलकत्ता के अंदर। ठीक है, ये था, उन्होंने दीवानी का यूज करना स्टार्ट किया। चौथा रिजल्ट क्या था, ए डिफेंसिव अलायंस वाज आल्सो कंक्लूडेड विद नवाब ऑफ अवध। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंसिव अलायंस वाज आल्सो कंक्लूडेड इन द नवाब विद द नवाब ऑफ अवध। अवध के नवाब के साथ एक और संधि की गई और उस संधि के अकॉर्डिंग क्या था, द कंपनी प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड हिम विद ट्रूप्स इन केस ऑफ नीड। कि उसने नवाब को ये कहा कि अगर आपको जरूरत हो तो हम आपको हमारी सेना देंगे, लेकिन इफ द नवाब पेड फॉर दियर मेंटेनेंस, यदि नवाब उस कंपनी उस सेना के मेंटेनेंस के लिए, मीन सेना का खर्चा खाने का, सेना की सैलरी, वो सब अगर देता है नवाब, तो नवाब को अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको क्या देंगे, सेना देंगे। मतलब इनडायरेक्टली अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला, वो भी उसका गुलाम ही बन गया, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा वो हो गया। ठीक है, द अरेंजमेंट मेड बाय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मीन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल टू द कंपनी। ये जो ट्रीटी ऑफ बंगाल इलाहाबाद थी, इसने एक्चुअलिटी में क्या किया, बंगाल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी, पहले किसके पास, अलग अलग उसके राजाओं के पास थी, पहले मीर जाफर के पास हुई, फिर उसके बाद मीर कासिम के पास हुई, लेकिन अब एक्चुअलिटी में किसके पास आ गई, अंग्रेजों के पास आ गई डायरेक्टली। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, hand over the revenue of most prosperous Indian provinces or to the British. Nawab failed to realize its long-term implications and he himself sold his independence to the company. और नवाब जो था, अवध का नवाब जो था, उसने इस चीज को नहीं समझा कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा आगे जाकर के, और उसने अपनी जो इंडिपेंडेंस जो थी, अपनी जो स्वतंत्रता जो थी, वो इन अंग्रेजों को बेच दी। ठीक है, उसको ये नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं, ये जो प्रोविनेंसेस हैं, ये उस वक्त के मोस्ट प्रॉस्पेरियस प्रोविनेंसेस थे, चाहे वो धन के मामले में लगा लो, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में लगा लो, या आपका क्या कहते हैं उसे, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी ये सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरियस इंडियन प्रोविनेंसेस थे जो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए थे। अब ब्रिटिश जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रिवेन्यू कलेक्शन का यूज कर सकती थी, इस तरीके से चाहे उस तरीके से ट्रेडिंग कर सकती थी। बैटल ऑफ बक्सर ने बैटल ऑफ प्लासी के बचे हुए कामों को पूरा किया। कौन कौन से काम बचे हुए थे वो, पहला काम था बंगाल के अंदर एक्चुअल पावर में आना, बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो एक्चुअलिटी में पावर में आ गए। दूसरा काम था कि इंडिया के अंदर क्या करना, ट्रूप रखना, मतलब अपनी खुद की सेना, सैन्य टुकड़ी रखना, वो बैटल ऑफ बक्सर में के बाद होने लगा। तीसरा, बैटल ऑफ बक्सर से पहले वो लोग भारतीय सामान खरीदते थे, विदेश से लाया हुआ, ब्रिटेन से लाया हुआ सोना और चांदी दे करके, लेकिन अब उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार आ गया, अब वो दीवानी आ गई उनके पास, अब भारत के पैसे से ही वो भारत का सामान खरीदने लगे, जैसे कॉटन और सिल्क के कपड़े खरीदने लगे, कंपनी के ट्रूप्स जो है, कंपनी की सेना रखने लगे, वो उससे फोर्ट्स बनाने लगे, ऑफिस बनाने लगे कलकत्ता में। ठीक है, तो ये था आपका बैटल ऑफ बक्सर।